बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ आज कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शो में। बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका, वैसे पीछे ये गोल्डन टेम्पल है। हाँ हाँ अनुज, गोल्डन टेम्पल है। हाँ, गोल्डन टेम्पल है ये। मुझे मौका मिला था वहाँ जाने का, तो इसके लिए काफ़ी शानदार। ऑब्वियसली गुरमीत जी, इस समय मार्केट में भी एक शानदार तेज़ी, ऑल टाइम हाई के हम काफ़ी करीब टीज कर रहा है मार्केट ऑल टाइम हाई के साथ। लग रहा है कि बस अब मैटर ऑफ टाइम। हाँ अनुज, आई थिंक टाइमिंग से क्वेश्चन वैन का है। ऐसा तो है नहीं कि वाई का नहीं है। और आई थिंक एक सेंटिमेंटल जो ब्लॉक है वो ट्रेड डील है। मुझे लगता है अगले कुछ हफ्तों में शायद होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चल रहे हैं। बट उसके उससे अच्छा अनुज, जो स्ट्रक्चरल है, क्योंकि ट्रेड डील सेंटिमेंटल इंडिकेटर है, स्ट्रक्चरल अर्निंग्स है। अभी तक जो अर्निंग्स सीजन शुरुआत हुआ है, मुझे लगता है अच्छा हुआ है। आईटी सेक्टर में कोई ऐसा मेजर डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। इनफैक्ट कुछ एक अच्छी आईटी कंपनीज ने बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं। आई थिंक एचसीएल के नंबर अच्छे थे लार्ज कैप में। इन्फोसिस टीसीएस भी ब्रॉडली इन लाइन थे। कोफोर्ज के नतीजे बहुत शानदार आए वीकेंड पे। मार्जिन्स बढ़े, रिकॉर्ड ऑर्डर इनटेक हुआ, उनका क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क कम हुआ है। बैंक्स के नतीजे बहुत ही अच्छे रहे हैं। मुझे लगता है कि बैंक में और री रेटिंग देखने को मिलेगा, और दबा के एफडीआई आ रहा है अनुज। आप देखिए, आरबीएल हो, फेडरल बैंक हो, सम्मान कैपिटल हो, यस बैंक में पिछले 2 महीने में मेरे हिसाब से कुछ 60-70 हज़ार करोड़ का एफडीआई आया है, जो कि बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है सेक्टर के लिए। तो जैसे जैसे अर्निंग्स बेटर होता जाएगा अनुज, आई थिंक ये जो रैली है स्ट्रक्चरल होगी। लेकिन अगर अर्निंग्स वीक रहा और मान लीजिए ट्रेड डील हो भी जाती है, तो सेंटिमेंटल होगी और हो सकता है फिर वहां पे ज्यादा स्टे ना करे। तो मुझे लगता है अर्निंग्स थोड़ा सा पिकअप हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप हो रही है, वो एक अच्छा अच्छा इंडिकेशन है। ना बिल्कुल ठीक है। अर्निंग्स पटरी पे आ जाती हैं, जो अब तक लग रहा है। अब तक रिजल्ट सीजन बुरा नहीं रहा है, इसीलिए थोड़ा सा कन्विक्शन बढ़ता हुआ। पर हाँ, ट्रेड डील इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे लेबर इंटेंसिव पॉकेट जो है ना, वो काफ़ी हद तक निर्भर है ट्रेड डील पे। खैर एनीबडीज गेस कब हो रहा होगा, लेकिन लग रहा है कि कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चल रही हैं। दो इंपॉर्टेंट स्पेसेस को गुरमीत आपने अपफ्रंट मेंशन करा, बैंक्स और आईटी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स। अच्छा, बैंक्स के वाकई नंबर्स अच्छे थे, लेकिन हाईलाइट है वो जिस तरह का वो फॉरेन इंटरेस्ट इस स्पेस पे बनता ही चले जा रहा है। 4 बैंक्स, 2 एनबीएफसी, कुल मिला के 6 डील, 60-70 बिलियन डॉलर्स के आसपास के इन्फ्लोज आते हुए सब बढ़िया चल रहा है। ये हो क्या रहा है? ये हमारे बाजार की अट्रैक्टिवनेस है, या लग रहा है रेगुलेटर का नजरिया बदल रहा है, इसीलिए इस तरह के इन्फ्लोज आ रहे हैं? और इन इन्फ्लोज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मिड कैप्स बैंकिंग स्पेस गो टू पॉकेट बन गई है? अगर हाँ, तो फिर आपको क्या पसंद आ रहा है उस स्पेस में? तो आशीष, दोनों है। आई थिंक रेगुलेटर का नजरिया बिल्कुल चेंज हुआ। आई थिंक एक की ट्रिगर आरबीआई की अप्रोच चेंज हुई है जो पिछले कुछ महीनों में। आप देखिए, पिछली पॉलिसी क्रेडिट पॉलिसी ज्यादा थी। कॉर्पोरेट लोन में कैप हटाया उन्होंने 10,000 करोड़ का, उसके ऊपर आपको प्रोविजन करना पड़ता था। करीबन 22 उन्होंने प्रोविजंस किए, जहां पे जो है क्रेडिट ऑफटेक और क्रेडिट फ्लो पे फोकस किया है। एक्विजिशन फाइनेंस बैंक्स को अलाउ किया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो पिछले 5 सालों में हमने देखा, रिटेल लोन पे सब बात करते थे, हाई यील्ड लोन पे, लैब पे, लैस पे, होम लोन पे ज्यादा चर्चा होती थी। कॉर्पोरेट लोन बुक सबने अपनी मॉडरेट करी थी। आई थिंक ये चेंज होने वाला है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट भी डिलेवरेज है, बैंक बैलेंस शीट भी इस टाइम बहुत स्ट्रांग है। और एक स्मॉल मिड मिड बैंक से वैल्यूएशन कंफर्ट है। देखिए, आप आरबीएल बैंक देखिए, अगर आप इन्फ्यूजन के बाद देखेंगे तो 40,000 करोड़ का नेटवर्थ हो गया है। फेडरल बैंक भी 1.3 1.4 के बुक वैल्यू पे है। यस बैंक में भी हमने देखा था कि काफी रिस्ट्रक्चरिंग हुई जब जब वो एपिसोड हुआ। तो वैल्यूएशन कंफर्ट है। आरबीआई का नजरिया, मुझे लगता है और रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कुछ कॉर्पोरेट साइड पे जो कैप है 10% की, 5% ऑटोमेटिक रूट से और 9.9 जो है आरबीआई के अप्रूवल से है, उसको भी रीलुक करेगी आरबीआई सिलेक्टिवली अच्छे वेल गवर्नड कॉर्पोरेट्स को लेके। तो मुझे लगता है ये बैंकिंग रिफॉर्म्स 2.0 लोड हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिसे हम एफडीआई बोलते हैं, वो इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं। और क्रेडिट ग्रोथ पिकअप होगा। आप देखिए, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, मुझे लगता है अगले साल का क्रेडिट ग्रोथ नंबर काफी पॉजिटिव तरीके से सरप्राइज करेगा। ओके, चलिए, तो ये बात होगी कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स की। गुरमीत, इस समय अगर आपको फ्रेश कैपिटल डालना हो और आपका 2 से 3 साल का व्यू हो, तो कुछ स्टॉक्स जो आपको इस समय अट्रैक्टिव लग रहे हैं, या तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से, अर्निंग्स के हिसाब से, वो क्या होंगे? अनुज, एक स्पेस जो मुझे हमेशा पसंद रही है वो सीडीएमओ स्पेस रही है।
फार्मा में। आप देखिए लॉरस के नतीजे बहुत शानदार आए, उनकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट की उन्होंने, और इस स्टॉक को लेके काफ़ी बाज़ार डिवाइडेड रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें जो R&D है, वर्कफ़ोर्स 22-23% है। 5,000 एम्प्लॉइज़ में लगभग 1200-1400 जो है साइंटिस्ट हैं R&D में, जो कि मेरे हिसाब से हाईएस्ट है। और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, अब पे ऑफ होना शुरू हुई है। अब CDMO मिक्स देखिए, बहुत बेहतर होता जा रहा है, शानदार ग्रोथ है। तो ह्यूमन हेल्थ सेगमेंट अच्छा कर ही रहा है। क्रॉप साइंस और एनिमल हेल्थ में बहुत ट्रैक्शन आपको आगे देखने को मिलेगा। सरप्राइजिंगली ARV में, जो एंटी रेट्रोवायरल है, जहाँ पे बहुत प्रेशर रहा है, उसमें भी रिकवरी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है फार्मा आउटसोर्सिंग, CDMO एक ऐसा स्पेस है जो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये वो स्पेस है जहाँ IT आउटसोर्सिंग था लेट 90s में। तो डिवीज़, लॉरस, न्यूलैंड लैब्स, हमें काफ़ी सारे स्टॉक्स इस स्पेस में पसंद है। हम काफ़ी ओवरवेट हैं इस पोर्टफोलियो में। यूएस में बायोसिक्योर एक्ट ऑलरेडी सेनेट में आ गया है, तो अगर ये फाइनली पास होता है तो इसके बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस है। तो हम हेल्थ केयर पे CDMO में निवेश कर रहे हैं। हमें ट्रांसफार्मर स्पेस बहुत अच्छा लग रहा है। जेन्युइन शॉर्टेज है और बहुत सारी कंपनीज हैं पावर इक्विपमेंट स्पेस में जहाँ कैपेबिलिटीज बिल्ड हो रही हैं। एक कंपनी हमने ऐड करी है, हिंद रेक्टिफायर, जो रेलवेज के लिए ट्रैक्शन कन्वर्टर ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं। अभी उन्होंने फ्रांस में एक एक्विजिशन भी किया है कंपनी का, जो रोबोटिक्स में है। तो ये कंपनी हमें अच्छी लग रही है। हमें मिड साइज बैंक्स में, अब आपसे चर्चा कर चुका हूँ, हमारे पास फेडरल बैंक भी है और RBL भी है। हम लकी रहे कि हम अच्छे वैल्यूएशंस पे इसमें एंटर कर पाए। और इसके अलावा हमें एक थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन व्यू है हमारा। हमें ऐसा लगता है कि केमिकल स्पेस में सिलेक्टिवली अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन लो हैं, 2-3 साल से कुछ हुआ नहीं है। और एक स्टेज पे मुझे लगता है ब्रेकआउट आ सकता है। हमने अभी पोर्टफोलियो में JG केमिकल ऐड किया है, जो कि जिंक रिसाइक्लिंग, जिंक डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोनोपोली तो नहीं कहूंगा, बहुत डोमिनेंट प्ले है। डेट फ्री बैलेंस शीट है, नंबर्स अच्छे हो रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हम पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं अनुज। और थोड़ा सा मैं कहूंगा लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स में, हमेशा बोलता आया हूं सबको, थोड़ा सा लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स ऐड करिए, क्योंकि ब्याज दर और कम होने वाला है भारत में भी, और यील्ड्स गिरेंगी। तो आपको 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड भी डबल डिजिट रिटर्न दे सकता है। तो थोड़ा सा उससे बैलेंस आ जाएगा आपके एसेट एलोकेशन। इंटरेस्टिंग है। आपको रखने CDMO प्लेयर्स रेडार पे, आपको ट्रांसफॉर्मर्स, जिस तरह के डिमांड सप्लाई डायनामिक्स हैं उसको देखते हुए वो स्पेस अच्छा कर रही होगी। मिड साइज बैंक, जिसकी काफ़ी दिनों से हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, गुरमीत कह रहे हैं ये स्पेस अट्रैक्टिव है। और केमिकल्स में सिलेक्टिवली बाइंग करने का मन, ये प्रेफर्ड पॉकेट्स हो गई कंप्लीट सर्कल के लिहाज से। अच्छा, वो बैंक डील्स क्या $7 बिलियन के आसपास हो चुकी हैं FY26 में अब तक। पता नहीं मैंने क्या आंकड़ा पहले कह दिया था। गुरमीत, IT से आपने बातचीत की शुरुआत करी थी। अच्छा, IT में थोड़ा बहुत वो वीज़ा रिलेटेड जो पॉजिटिव अपडेट्स आए, उसने भी थोड़ा बहुत मूड सुधारा होगा, पर एक्चुअल स्टोरी तो ग्रोथ पे होनी चाहिए। और अब तो सारे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की कमेंट्री सामने आ गई हैं। कुछ ग्रोथ को लेके कन्विक्शन लौटा या अभी भी अधर में लटका हुआ है मामला? आशीष, एक्चुअली जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। देखिए कोफोर्ज के नतीजे शानदार हैं। वो 40 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है अर्निंग्स पे। ठीक है, 5-6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आई CC टर्म्स पे, जो कि कमेंडेबल है इस एनवायरनमेंट में। दूसरा, जैसे मैंने बोला, उनका मिक्स चेंज हुआ है। टॉप 5 क्लाइंट्स 15-16% रह गए हैं। एक जमाने में 30-32% थे, आज से 5-6 साल पहले। बट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। परसिस्टेंट बहुत अच्छा कर रहा है। जो मिड कैप IT है, मुझे लगता है इनकी एबिलिटी टू पिवट टू AI सर्विसेज ज़्यादा अच्छी है, बट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। परसिस्टेंट भी 50-55 की अर्निंग मल्टीपल पे है। तो मैं अभी भी थोड़ा सा अंडरवेट हूँ, और आप बोल सकते हैं कि मिड कैप IT में थोड़ा सेलेक्टिव हूँ। एक स्पेस जो थोड़ा मुझे लगता है अच्छा कर सकती है, वो KPIT है, जो ऑटो रिलेटेड है, क्योंकि ऑटो में एक बड़ा स्लो डाउन रहा है ग्लोबली भी, और काफी नेगेटिव न्यूज रही है इस पर। तो यहाँ पे जैसे जैसे ट्रेड डील्स होती जाएंगी, एक ब्रॉडर चिप शॉर्टेज दूर होती जाएगी। ये उस तरीके से उसका प्रॉक्सी और स्पेशलाइज्ड पे है। इमीडिएटली शायद कुछ ना हो सकता है, ये क्वार्टर थोड़ा वीक भी हो, बट मीडियम टर्म में रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। और कंपनी बड़ी IP ड्रिवन है, हाई मार्जिन है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। और जो भी IP प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर ड्रिवन कंपनीज हैं, लार्ज कैप में भी आप देखिए HCL का जो मिक्स है, वो सर्विसेज से थोड़ा सा चेंज हुआ है। उनका जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है 25% मार्जिन का हो गया है, जिन्होंने एक्वायर किया था कुछ साल पहले। तो जहां भी IP प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर रिलेटेड पिवट हो रहा है, मिक्स बेटर हो रहा है, वहां पे आपको मौके बनेंगे, बट थोड़ा स्लो ट्रांजिशन होगा। ओके। ये NBFC स्पेस में कोई प्रेफर्ड पिक है कि आपका? श्रीराम फाइनेंस है जैसे, फॉर एग्जांपल, यहाँ पर भी चर्चा हो रही है शायद स्टेक सेल की। ऐसे कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो?
अनुज, हमारे 2-3 पुराने फेवरेट हैं, चोला और बजाज, हम उसमें निवेशक हैं। मुथूट में हमने पोजीशन बढ़ाई थी जब गोल्ड में तेजी आई थी, और ऑफटेक हमें लगा फेस्टिव सीजन में और बढ़ेगा। क्रेडिट कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है जब गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाते हैं। इसके अलावा कुछ 2-3 छोटी एनबीएफसीज हैं जिनको हम रिव्यू कर रहे हैं। हमें यूग्रो कैपिटल अच्छा लगता है, बहुत कम वैल्यूएशन पे है, को लेंडिंग में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, क्वार्टर बाय क्वार्टर नतीजे अच्छे आ रहे हैं, और हमें पूना वाला फिनकॉर्प भी अच्छा लगता है। तो ओवरऑल जैसा मैंने बोला, मैं मिड साइज बैंक्स, गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज, कैपिटल मार्केट पे बैंक्स को लेके हम काफी ओवरवेट हैं, और हमें लगता है कि नियर टर्म में यहाँ पे अर्निंग सपोर्ट भी है। ठीक है, तो जो पुराने प्रिफर्ड एनबीएफसीज थे उन्हीं के साथ जाएंगे। लकी रहे किसी फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक पे दाव लगाया और दोनों में विदेशी पैसा आ गया। ये विदेशी पैसे के एंटिसिपेशन में लगाया था या फंडामेंटल पसंद आ रहे थे उन दोनों मिड कैप बैंक्स के? दोनों दोनों था आशीष। अगर आप फेडरल बैंक देखिए तो जब से मिस्टर मनियन ने चार्ज लिया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उनका कासा मिक्स बेटर हुआ है। अगर आप उनका देखिए 31-32% हो गया है। केरला बेस्ड बैंक से आप पैन इंडिया प्रेजेंस बना रहे हैं। आप अगर उनका मिक्स देखेंगे रिटेल और कॉर्पोरेट लोन का, वो बहुत बहुत बेहतर हुआ है। हाई यील्डिंग लोन्स पे इंटरेस्ट रहा है, क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में है। और काफी समय से न्यूज थी कि जुलाई ऑनवर्ड्स के एमिरेट्स एनबीडी इंटरेस्टेड है, हालांकि उसमें डिनायल चलता रहा, काफी चलता रहा। तो और जैसा मैंने बोला, 180-90 रुपए में लगभग 1.1 बुक वैल्यू पे था फेडरल बैंक। जबकि साल भर कुछ किया नहीं है, तो हम फेडरल बैंक में अभी नहीं एंटर हुए हैं। टाइम हो गया आपको 2 क्वार्टर, बट इवेंचुअली थोड़ा सा पेशेंस मुझे लगता है अभी। अभी और मुझे लगता है लेग्स हैं। अगर एक इंक्रीमेंटली अगर आपको हाँ। अर्निंग के कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा, तो मुझे लगता है और कैचअप हो सकता है। तब वो पेशेंस को टेस्ट कर रहा था, लेकिन उस समय कंप्लीट सर्किल ने पैसा डाला। आखिरी सवाल मेरी तरफ से, एफएमसीजी, और उसमें भी क्योंकि पहले नेस्ले आया तो ऐसा लगा नहीं ना, हम लोग गलत पढ़ रहे हैं, स्ट्रीट गलत पढ़ रही, कंपनीज बेहतर डिलीवर करेंगी। पर उसके बाद एचयूएल कोलगेट ने मामला गड़बड़ा दिया। एचयूएल वो करेक्ट हुआ था, उसके बाद आज भी बाजार अच्छा है, तो एचयूएल कुछ करके नहीं दे रहा है। वॉल्यूम्स नदारत थे, मार्जिन्स पे इंपैक्ट हुआ, और मैनेजमेंट कह रहा है कि हम तो वॉल्यूम्स पे ही फोकस करने वाले हैं आगे। पता नहीं, स्ट्रीट उससे बहुत ज्यादा उत्साहित हुआ नहीं है। आपका व्यू एचयूएल के नंबर्स पे, एचयूएल को देखते हुए, अब आप कंप्लीट सर्किल पैसा डाल रहा है नहीं डाल रहा है इस स्पेस में? नहीं, मेरा आशीष मानना है कि कहीं ना कहीं ये बड़े एफएमसीजी एमएनसी प्लेयर्स एक गलती कर रहे हैं। मार्जिन को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, और इनोवेशन उतना हुआ नहीं है। और डी टू सी ब्रांड्स जो हैं, यहाँ से बहुत कंपटीशन हो रहा है होमग्रोन ब्रांड से। देखिए, एक जमाने में हम फिलिप कॉटरल पढ़ते थे, वो 4P थ्योरी थी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अभी ये जब से ई कॉमर्स और चीप डेटा का आगाज हुआ है और प्लेटफॉर्म आए हैं, ब्लिंकिट जैसे, स्विगी जैसे, बाकी जैसे, तो सडनली प्लेसमेंट का और डिस्ट्रीब्यूशन का काम कोई और करके दे रहा है आपको। तो एक जो मोट होता था आपका डिस्ट्रीब्यूशन की, मेरी रीच है, इतने आउटलेट्स हैं, वो मोट अब उतना स्ट्रांग रहा नहीं है, और कहीं ना कहीं थोड़ा पिवट आपको करना पड़ेगा। तो हमारा फोकस ई कॉमर्स पे, क्विक कॉमर्स पे ज्यादा है, जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है। सिलेक्टिवली एफएमसीजी में भी कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही हैं, जैसे हमारे को टाटा कंज्यूमर है, जिनका फूड डिवीजन और पिवट उन्होंने किया है बेसिक। हाँ, तो मेरा मतलब है सिलेक्टिव होने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है न्यू एज बिजनेस इनको इम्पैक्ट करेंगे और आगे भी। ऑल राइट गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात फिलिप करने के लिए। कॉटलर की याद दिलाने के लिए।